इस लेक्चर में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। हमने प्रीमियर की भी आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे और शॉर्ट कीज़ आपको बताई थी। साथ साथ हम आफ्टर इफ़ेक्ट के भी जो लेक्चर्स हमारे चल रहे थे उसके दौरान भी हम आपको बताते रहे। इसमें थोड़ा सा हमने कंपाइल किया है कि इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ हो जाए। इसके बगैर भी आपका काम चल सकता हो, स्पेसिफिकली अगर मैं शॉर्ट कीज़ की बात करूं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक वर्क फ्लो अपना लेके चल रहे हैं स्मूथ, और सिर्फ एक कमांड के लिए या फिर एक चीज़ को लगाने के लिए आपको दो स्टेप से गुजरना पड़ता है, और मे बी वो एक स्टेप से हो सकती हो, तो वो बिल्कुल आपका टाइम तो बचाएगी ही, लेकिन साथ साथ आपकी कोई जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी थोड़ी सी कम हो गई। तो ये वर्क फ्लो को स्मूथ करती हैं और आपको बाकी जो है और चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। आइए इसको देखते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में हम बहुत सारे शॉर्टकट्स भी और बहुत सारे शॉर्ट कीज़ भी बेसिकली आपको इस वक्त थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं जो आपके वर्क फ्लो को स्मूथ कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लस एन न्यू कंपोजिशन के लिए। आपकी एग्जिस्टिंग कंपोजिशन है कोई, अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के उसके लिए आप प्रेस करेंगे तो आप कंपोजिशन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, न्यू नहीं बना रही, कंट्रोल के से एग्जिस्टिंग कंपोजिशन जो सिलेक्टेड है नीचे उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन, उसके फ्रेम रेट, आपको कोई भी इसमें रेजोल्यूशन चेंज करना हो। और इसके बाद टिल्डा की फुल स्क्रीन करने के लिए एडोबी प्रीमियर में भी उसका काफ़ी यूजेज रहा। किसी भी विंडो को सिलेक्ट करेंगे, टिल्डा की जो कि स्केप के बिल्कुल नीचे होती है आमतौर पे, उसको प्रेस करेंगे वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसमें भी आपको कंपोजिशन के अंदर जब बहुत ज़्यादा लेयर्स हो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके फर्दर बहुत ज़्यादा जब सेटिंग्स होती हैं, उसकी ऑप्शंस होती हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपकी विंडोज़ बहुत ज़्यादा जगह लेती रहती हैं। उसके लिए आपको टिल्डा की काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि आपने अपना काम किया और वापस आप इस स्क्रीन पर आ गए। और उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई ऐसा एसेट लेकर आते हैं जिसका साइज़, जिसकी रेजोल्यूशन आपके कंपोजिशन के साइज़ से मैच नहीं करता, तो हमारे पास यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए कमांड मौजूद है जो कि फिट टू कंपोजिशन है, और एक कमांड है आपके पास फिट विड्थ टू कंपोजिशन। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट एफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको इस कंपोजिशन के अंदर फिट कर दिया है, लेकिन इसने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है और इसकी रेशियो आउट हो चुकी है। अगर मैं इसी को अंडू करूं और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एच प्रेस करूंगा, तो इस वक्त इसने इसकी रेशियो को मेंटेन रखते हुए इसकी विड्थ को बेसिकली उसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। अगर आप इस सेम को हम कंट्रोल ऑल्ट एफ जो कि फिट कंपोजिशन में है तो वो करेंगे, तो बेसिकली उसकी वो रेशियो उसने उसको स्ट्रेच कर दिया, और ऊपर से ब्लैक आप देख सकते हैं जो कि ऐसे था वो आपके पास ऐसे आ गया। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं आपके लिए। और उसके बाद आपको इन और आउट पॉइंट पे जाने के लिए किसी भी आपका जो यहाँ पर लेयर है वो यहाँ से सिलेक्ट होनी चाहिए। आप ओ प्रेस करेंगे तो आप उसके आउट पॉइंट पे चले जाएंगे, और अगर आप आई प्रेस करेंगे तो आप इन पॉइंट पे चले जाएंगे। ये ऐसे ही है, प्रीमियर में हम शिफ्ट आई शिफ्ट ओ यूज़ करते थे, इसमें आपको ओ और आई सिंपल इस वक्त प्रेस करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि आपको वर्क एरिया अपना ट्रिम करना हो, आपको सिर्फ यहाँ तक वर्क एरिया चाहिए जहाँ पर आपका प्ले हेड है। मैं यहाँ पर एन की है मेरे पास, एन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वर्क एरिया आपका यहाँ से यहाँ पर इस वक्त एडजस्ट हो चुका है। और वर्क एरिया को वैसे भी आप सिलेक्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क एरिया स्टार्ट से ही यहाँ से शुरू हो जहाँ पर आपका इस वक्त CTI है या फिर आपका प्ले हेड है, तो आप यहाँ पर बी प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं उसका इन पॉइंट लग चुका है, और जहाँ तक आपको वर्क एरिया चाहिए आप वहाँ पर एन प्रेस करेंगे तो आउट पॉइंट के लिए बेसिकली एन है और इन पॉइंट के लिए आपके पास बी है। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी कंपोजिशन में जो आपका वर्क एरिया है, आप अगर के प्रेस करेंगे, शॉर्ट की है के, तो वो बिल्कुल उसके आउट पॉइंट पे चला जाएगा, और अगर उसके साथ ही जे प्रेस करेंगे तो वो इसके इन पॉइंट पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आपका वर्क एरिया इतना था तो इस वक्त आपका के और जे इस तरह आप इस पर काम कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपके पास किसी भी लेयर में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, जिस तरह की अगर हम ट्रांसफॉर्म में इसमें जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में पोजीशन हमारे पास यहाँ पर की फ्रेम्स लगे हैं, तो वही जे और के की आपकी प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए जे और फर्दर आगे जाने के लिए फॉरवर्ड आपके पास के, तो वो सेम ही की आपकी की फ्रेम्स पे भी अप्लाई होती है। जस्ट ये आपका CTI को मूव करता है और फर्दर कोई चेंज उस पर नहीं करता। और नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, और इससे क्या होता है कि ये टाइमलाइन को ट्रिम कर देती है आपके वर्क एरिया के हिसाब से।
आप देख सकते हैं कि अगर ये वर्क एरिया आपने इसको चेंज करना हो, आप इसको चेंज कर सकते हैं और आपका इसके वर्क एरिया के अलावा जितना भी एरिया आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए टाइमलाइन से, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट एक्स में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उस वर्क एरिया से पहले वाला एरिया और उसके बाद वाला एरिया टाइमलाइन से ख़त्म हो चुका है और आपके पास सिर्फ इस वक्त वर्क एरिया ही है। लेकिन ये आपने तब करना है जब आपको पता हो कि इससे पहले वाला या बाद वाला एरिया आपके बिल्कुल यूज़ में नहीं है, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, तब आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी अपना एसेट जो कि आपकी प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट हुआ हुआ उसको टाइमलाइन के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट और स्लैश की है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक क्लिप सिलेक्ट था और इस वक्त ये टाइमलाइन पर आ गया है। अब नॉर्मली तो ड्रैग करके ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, इसमें 2-3 मैं आपको टिप्स मज़ीद ऐड कर दूँ। एक तो इसमें ये है कि आप चाहें तो किसी लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सीन 1 था या यहाँ पर कोई भी क्लिप था, अगर मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं कंट्रोल ऑल्ट और स्लैश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि उस लेयर की जगह, उस सीन की जगह जो कंपोज़िशन थी हमारे पास, उसकी जगह उसने रिप्लेस कर दिया इसको इस क्लिप से जो आपकी प्रोजेक्ट विंडो में सिलेक्टेड था। और अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर आपका ये प्ले हेड है या फिर आपका सीटीआई है, यहाँ से ही ये क्लिप स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेफ़रेंसेस में सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं प्रेफ़रेंसेस में जनरल, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट लेयर्स एट कंपोज़िशन स्टार्ट टाइम। इसको अगर आप अनचेक कर देंगे, तो अब बिल्कुल वो स्टार्ट में नहीं जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्ले हेड यहाँ पर है और मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और स्लैश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में नहीं गया क्लिप आपका, वो इसने प्ले हेड जहाँ पे था वहाँ से इसको शुरू किया। तो इसको यूज़ करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपके यहाँ पर जो क्लिप अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर तो आपके पास यहाँ पर कंपोजिशन या फिर आपका जो भी लेयर है वो सिलेक्ट हो, वो उसको रिप्लेस कर देगा। और अगर जस्ट आप इसको यहाँ पर ऊपर लेयर्स में, टॉप लेयर में कहीं पर रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक करना होगा जो कि एम्प्टी स्पेस हो और जहाँ से आपकी सारी चीज़ें डीसिलेक्ट हो जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल डी, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेलेक्टेड लेयर को या कंपोजिशन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट ज़्यादा कन्वीनियंट है इसमें। अगर हमने जिस तरह के हमारे पास ये इस वक्त एनिमेशन है इसके अंदर, और इस लेयर को मैं डबल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक और मैं यहाँ पर फिश बना लूँ, तो मुझे बिल्कुल दोबारा से शुरू से स्क्रैच से जाके नई एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी अगर प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको डुप्लीकेट कर दिया। और इसका फ़ायदा ये है कि एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह से एनिमेशन हुई हुई है या की फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो वो सब कुछ आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपके पास फिश की लेयर डुप्लीकेट हुई हुई हैं, अगर आप चाहें इसकी पोजीशन चेंज करें, आप देख सकते हैं कि एक लेयर ऑलरेडी वही है और यहाँ से मैंने इसको सिर्फ एंकर पॉइंट से छेड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको पोजीशन को छेड़ता तो ऑब्वियसली वो की फ्रेम डिस्टर्ब हो जाते। तो अगर मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँ या फिर मैं इसके स्केल वाइज भी थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, तो मैं इस वक्त इसको कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ वो एनिमेशन जो थी वैसे ही रही और बाकी जो मैंने मॉडिफिकेशन की उसके हिसाब से इस तरह से हो गया। तो डुप्लीकेट लेयर का भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी होती है। कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट एक और हमारे पास शॉर्ट की है जो कि इसका भी आपके जो पूरा वर्क फ्लो है उस पर काफ़ी इसका इम्पेक्ट होता है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई लेयर सिलेक्ट है और अगर मैं इसको ब्रैकेट जो मेरे पास की है उसकी ब्रैकेट इन और ब्रैकेट क्लोज, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस वक्त मैंने जो ब्रैकेट इन की है इस वक्त, तो उसने उसको जहाँ पर आपका प्ले हेड था उस लेयर को फिजिकली उठा के उसके साथ अलाइन कर दिया, मूव कर दिया। मैं अंडू करता हूँ इसको, और अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट जो क्लोज हो रही है वो वाली की प्रेस करता, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो उसका आउट पॉइंट था उसने उसको उसके साथ अलाइन कर दिया और ओवरऑल फिजिकली उस सारी कंपोजिशन को या सारी लेयर को उसने पीछे की तरफ मूव कर दिया। तो आपकी इस वक्त जो कंपोजिशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ब्रैकेट इन करूँगा तो वो उसको दोबारा से उसके साथ कर देगा। इसी के साथ अगर मैं इस लेयर को ट्रिम करना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं चाहता हूँ कंपोजिशन मेरी इतनी बंद हो जाए, तो उसी ब्रैकेट की को यूज़ करते हुए अगर मैं ऑल्ट ऐड कर दूंगा, तो ऑल्ट ब्रैकेट इन, तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको इतना यहाँ से इसका इन पॉइंट कम कर दिया। इस वक्त यहाँ पर इस लेयर का कुछ नहीं है और यहाँ से ये स्टार्ट है। अगर यहाँ तक मुझे इसको बंद करना है तो उसके लिए मैं ऑल्ट यूज़ करते हुए ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इतना एरिया सिर्फ यहाँ पर विजिबल है, बाकी उसने उसको बंद कर दिया।
और ये इस वक्त बिल्कुल हमें शो ज़रूर कर रहा है कि इस कंपोजिशन का यहाँ तक बेसिकली इतनी बड़ी ये है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर इतना ट्रिम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त ये 3 शेप लेयर्स हैं और इस वक्त ये तीनों एक साथ ही अलाइन हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। और मैं चाहता हूँ कि एक लेयर के बाद दूसरी अपीयर हो, या फिर और मज़ीद मैं इसको ओवरलैप करना चाहता हूँ, जिस तरह अभी मैं इसको फिज़िकली माउस से पकड़ के कर रहा हूँ। तो इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करें, लेयर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास की फ्रेम असिस्टेंट और सीक्वेंस लेयर की ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको कुछ भी ना करूँ और ओके कर दूँ, तो इस वक्त जो लेयर एंड हो रही होगी उसके बाद ये नेक्स्ट लेयर को सीक्वेंस कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस लेयर के बाद एंड हुई तो ये दूसरी लेयर आ गई और इस तरह से ये तीसरी लेयर आ गई। तो अगर आपने नोट किया हो कि इस वक्त जो लेयर 3 है वो पहले है, फिर 2 है, फिर 1 है। आप देख सकते हैं कि ये इस ऑर्डर में आ रहा है 3 टू 1, क्योंकि हमारी सिलेक्शन इस तरह हुई थी कि हमने पहले ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की थी, फिर उसके बाद नीचे वाली सेलेक्ट की थी। अगर हम इसको अंडू करें इस वक्त और अब हम सिलेक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब ऑर्डर हमारा, मतलब हमने पहले 1 को किया, बेशक आप शिफ्ट को यूज़ करते हुए सारी लेयर सेलेक्ट कर लें। अगर अब मैं इस पे जाके की फ्रेम असिस्टेंट में सीक्वेंस लेयर करूँगा, इसको ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास पहले 1 है, 2 है और फिर 3 है। तो एनिमेशन में अगर आप कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हो तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अभी तो ये 3 लेयर्स हैं, ज़्यादा हों तो आप उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने अभी तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में है, हो सकता है छोटी ड्यूरेशन में आपके पास कोई एनिमेशन बन रही हो और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसकी फर्दर और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और आप देखें कि सीक्वेंस लेयर में आप इनको ओवरलैप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सिर्फ ओवरलैप करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 2 सेकंड का ओवरलैप, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 5 सेकंड करके देखते हैं हम इसको और इसको ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल उसने आउट पॉइंट के साथ एक लेयर एंड होने के बाद नेक्स्ट लेयर को नहीं उसने प्लेस किया आगे, मूव किया, बल्कि इसके साथ ही ओवरलैप हो रहा है। 5 सेकंड का ये ओवरलैप है और जिस तरह ये एंड होगा तो अब वो लेयर ख़त्म हो गई। आप इसको चाहते तो कमांड जब आप दें तो आप 5 सेकंड के अलावा 10 सेकंड या जितने भी आपकी एनिमेशन जो भी फ्रेम है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इवन अगर आपने नोट किया हो इसमें और भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कोई ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, डिज़ोल्व अगर मैं इसको कर लूँ फ्रंट लेयर, तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेयर आ रही है वो फेड इन हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है। तो आप इससे भी काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई करके अपनी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक और टिप दे दूं कि अगर आपको लेयर को ऊपर या नीचे मूव करना हो तो हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट अप या फिर डाउन, आप देख सकते हैं कि अगर नीचे करना हो आप डाउन करेंगे कंट्रोल ऑल्ट के साथ, और अगर अप करना हो तो आप कंट्रोल ऑल्ट और कर्सर पे अप एरो की दबाएंगे, तो इससे भी आप लेयर को मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 लेयर सिलेक्ट है और इसको मैं जब डाउन करूँगा कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो की के साथ तो फिर वो नीचे आ जाएगी, और अगर ऊपर करूँगा तो वो ऊपर मूव हो जाएगी। फर्दर मैं आपको और टिप दे दूँ इसमें शॉर्ट की के हवाले से, ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो हमारे पास अभी 2 लेयर हैं। तो नॉर्मली जब आप अपनी कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर की फ्रेम कोई एनिमेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्म में वो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और फर्दर कोई इफेक्ट प्रीसेट वगैरह लगाएंगे तो वो भी आपके पास यहाँ पर नीचे ऐड ऑन होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त पोजीशन एनिमेट है, एंकर पॉइंट, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी सब कुछ आपके पास आ रहा है। आपके पास जब लेयर्स ज़्यादा होंगी और ऑब्वियसली जब एनिमेशन का काम कर रहे हो या फिर कोई भी मोशन ग्राफिक्स का काम हो तो ये लेयर्स आपकी बहुत ज़्यादा ऐड होती जाएंगी। आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी कि आपको चीज़ों को देखने में, इनके ऑर्डर में थोड़ा-सा आपको मुश्किल हो सकती है। तो अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ़ मुझे जिस तरह की अगर कोई इसकी पोज़ीशन पे या फिर इसकी स्केलिंग पे काम करना है, तो मैं अलग-अलग से उन पे जा सकता हूँ। मुझे पूरा मेन्यू में जाके, ट्रांसफ़ॉर्म में जाके ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अगर मुझे पोज़ीशन में जाना है, मैं पी प्रेस करूँगा यहाँ पर, तो सिर्फ़ इस वक़्त पोज़ीशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो वहाँ पर उसने शो ही नहीं की। हालाँकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें अगर की फ्रेम्स लगे हैं, वो भी मौजूद हैं। पी को मैंने प्रेस किया तो पोज़ीशन आई, इसी तरह से अगर मैं एस को करूँगा, तो इसकी स्केलिंग आ जाएगी।
आप देख रहे हैं अभी इस पे कोई की फ्रेम ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पर की फ्रेम शो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी स्केलिंग मॉडिफाई हुई हुई है, वो शो कर रहा है। इस तरह से अगर मैं ओपेसिटी को चेंज करना चाहता हूँ या सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहता हूँ, मैं टी प्रेस करूँगा और आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपके पास ओपेसिटी शो हो रही है। रोटेशन के लिए आर की है मेरे पास, आर प्रेस करूँगा रोटेशन, और उसके अलावा अगर एंकर पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ तो ए प्रेस करूँगा। तो इस तरह से आप बारी बारी इंडिविजुअली इन पे काम कर सकते हैं, ना कि आपको यहाँ से पूरा ट्रांसफॉर्म का मेन्यू खोल के उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी हो। इसी के साथ साथ एक और भी हम इसमें शॉर्ट की ऐड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर यू प्रेस करूँगा तो इस वक्त मुझे वो सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिस पे की फ्रेम्स लगे हुए हैं। इस वक्त खाली पोजीशन पे की फ्रेम्स लगे हुए थे, तो मैंने यू प्रेस किया तो उसने मुझे यहाँ पर पोजीशन की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली खोल दी। मिसाल के तौर पे मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं स्केलिंग में भी की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और इस पॉइंट पे जाके इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। तो इस वक्त मेरे पास पोजीशन और स्केल दोनों के ऊपर की फ्रेम्स लगे हुए हैं। अगर अब मैं यहाँ पर यू प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं उसने पोजीशन और स्केल आपको दोनों ही शो कर दिए, और उसके अलावा जो भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें एंकर पॉइंट, रोटेशन वगैरह और चीज़ें जो भी थी, वो उसने यहाँ पर शो ही नहीं की। दोबारा यू प्रेस करूँगा तो वो उसको हाइड कर देगा, और अब फिर अगर यू प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ वही आपके पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई जहाँ पर की फ्रेम्स लगे हुए हैं। और इसके बाद एक और टिप जो कि मास्किंग से रिलेटेड है। आप हमने सब देखा कि पहले किस तरह से हम मास्क क्रिएट करते हैं, या फिर हम शेप को यूज़ करते हुए मास्किंग कर सकते हैं, या फिर पेन टूल से। तो अगर मैं यहाँ पर एक मास्क क्रिएट करता हूँ, और ऑब्वियसली मैंने इस वक्त यहाँ पर इसके फेस को सिलेक्ट किया है, और मास्क क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट से जब इसको मूव करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपको हेल्पफुल होते हैं अगर आपको कहीं पर स्पेसिफिक शेप को एडजस्ट करना है। और इसके अलावा अगर आपको पूरा ही, जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर मैंने अंडू किया, और अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट ऐड कर लूँ और उसके बाद क्लिक करूँ, तो इस वक्त जितने भी इस पे पॉइंट्स लगे हुए हैं उस पे इंडिविजुअली ही काम नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल आप अपने मास्क को मूव कर सकते हैं, बेशक उसमें जितने मर्जी पॉइंट्स हों। तो ऑल्ट को ऐड करने के बाद ये पूरे सारे पॉइंट्स को, सारे मास्क को मूव करेगा। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करूँगा तो आप इंडिविजुअली एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसको मज़ीद ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहता हूँ इन सबको ही, तो यहाँ से मैं स्पेसिफ़िक मास्क को सिलेक्ट कर लूँ, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफ़ॉर्म की विंडो खुल गई है। और अब आप इसको साइज़ को ओवरऑल छोटा, बड़ा, या फिर इसको वैसे भी मूव कर सकते हैं। तो आपके पास डिफ़रेंट तरीके हैं। ऑल्ट के साथ भी आप इसको ओवरऑल मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास साइज़ की, स्केलिंग की ऑप्शन नहीं आएगी। कंट्रोल टी करने के बाद, जो कि ट्रांसफ़ॉर्म की शॉर्ट की है, उसके बाद आप इस मास्क को स्केल वाइज़ भी और पोज़ीशन वाइज़ भी चेंज ओवरऑल कर सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट एक टिप है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे, चलें डीजी स्किल्स लिख लेते हैं हम। फर्दर इसको चाहें तो अलाइनमेंट वाइज आप इसको सेंटर अलाइन कर दिया मैंने इसको। इस वक्त ये एक टेक्स्ट लेयर है, आप इसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फर्दर अगर आप इस पर मज़ीद और कुछ इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट्स पे, तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक, क्रिएट में जाके क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसने टेक्स्ट लेयर को शेप में कन्वर्ट कर दिया है। कंट्रोल के साथ अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक लेटर को सिलेक्ट करने की चॉइस है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि हर लेटर को सिलेक्ट करते यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने कंट्रोल के साथ ये डी सिलेक्ट किया था लेटर, और मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको थोड़ा सा बाकियों से मे बी डिफरेंट कर लूँ, या फिर अगर किसी और तरीके से मैं इसको कोई शेप वाइज कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर ये काफ़ी ऑप्शन है इस तरह की, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो फ़ॉन्ट था उससे इस वक्त ये डीजी स्किल का जो डी है हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया,
और कंट्रोल के साथ आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से हम इसको फिट कर देते हैं। अब आप अगर इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, आप देख सकते हैं कंटेंट में आपके पास एक-एक लेटर अलग-अलग यहाँ पे शो हो रहा है और फर्दर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें एनिमेशन वाइज़, की फ्रेम वाइज़ इसमें आप देखें इस वक़्त ये सिर्फ़ डी पे काम कर रहा है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप की फ्रेम्स को यूज़ करें अगर, तो आप काफ़ी डिफरेंट एनिमेशंस बना सकते हैं, अलग-अलग लेटर को पकड़ के। और इवन कि आप देख सकते हैं कि हर लेटर को आप इंडिविजुअली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जी को सिलेक्ट करता, कंट्रोल के साथ ऑब्वियसली मैंने किया है, तो मेरे पास यहाँ पर जी को भी मॉडिफाई करने के लिए ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और फर्दर यहाँ से मैं जी की प्रॉपर्टीज़ में भी जाके उसको चेंज कर सकता हूँ या फिर उसको एनिमेट कर सकता हूँ। मे बी मैं स्केलिंग या फिर चलें स्केलिंग को करके देख लेते हैं हम। यहाँ से ये की फ्रेम था और यहाँ पर हमने इसको स्केल हम छोटा कर देते हैं, एंकर पॉइंट हमने चेंज नहीं किया। तो आप कुछ भी इससे प्ले अराउंड करके इस पे काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, हर एक को इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। टेक्स्ट लेयर को आपने पहले क्रिएट किया शेप में और फिर कंट्रोल के साथ आपने अलग-अलग लेटर्स को सिलेक्ट करके उसको मज़ीद मॉडिफाई किया और फर्दर आप चाहें तो की फ्रेम्स के थ्रू उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक और यहाँ पर जो कि टिप है वो ये है कि इस वक्त आपके पास आप देख सकते हैं कि हर लेयर के आगे आपके पास एक इस तरह से ये मौजूद है जो कि शाई बेसिकली कहलाता है। तो अगर इसका यूजेज ये है जो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एनिमेशन वाइज आप इसको फाइनलाइज कर चुके हैं, आपको पता है कि एनिमेशन सही हो गई है, नेक्स्ट सीक्वेंस भी ठीक आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास लेयर्स भी सही आ रही हैं, तो आपने अब बाकी लेयर्स के ऊपर काम करना है। आप ये कर सकते हैं इस वक्त कि अगर आप इनको इस तरह के, मेरे पास यहाँ पर ये लेयर है और मेरे पास यहाँ पर सीन 2 है, तो इसको मैंने यहाँ पर शाये बेसिकली क्लिक कर दिया इस पे, जो कि ये शाये हो गई हैं। और अगर यहाँ से मैं ये ऑप्शन जो कि हाइड्स ऑल लेयर्स फॉर व्हिच द शाये स्विच इज सेट, तो मैंने वहाँ पर उसको शाये पे क्लिक किया हुआ था और अगर यहाँ पर हाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको अपनी पूरी ओवरऑल कंपोजिशन में आपके पास जितना भी एरिया है, तो वो जो 2 लेयर्स थी जिनको हमने शाये की ऑप्शन उनकी चेक की थी, वो इस वक्त विज़िबल नहीं है। आपको अपनी टाइमलाइन पे, अपनी फाइनल कंपोजिशन पे वो लेयर नज़र नहीं आ रही, लेकिन विजुअली वो यहाँ पर बिल्कुल हैं। और जो-जो उनमें एनिमेशन या जिस तरह के भी इफ़ेक्ट्स उसमें लगे हुए हैं, वो सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। सिर्फ़ इस चीज़ से बचने के लिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा सीक्वेंस या बहुत ज़्यादा लेयर्स कंपोजिशन ऐड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको देखने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, तो उसके लिए आप उसको शाये करके और उसके बाद फिर हाइड कर सकते हैं। अगर दोबारा मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो दोबारा वापस शो हो रही हैं और अगर इसको हम हाइड करेंगे, तो फिज़िकली वो वहीं पर हैं, ऑन स्क्रीन आपकी फाइनल कंपोजिशन पे भी आपको नज़र आ रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ वो शो नहीं हो रही। और मेरे पास यहाँ पर अभी के लिए आपके पास जो लास्ट टिप है, वो बेसिकली इसकी जो की फ्रेम्स रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर पी प्रेस करूँ, आप देख रहे हैं कि ये की फ्रेम्स पोज़ीशन के लगे हुए हैं और इस स्पीड में एनिमेशन जा रही है। अगर मुझे इसकी एनिमेशन की स्पीड स्लो करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर की फ्रेम्स में डिस्टेंस चाहिए। मतलब मैं उनको आगे मूव कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है जो कि काफ़ी मुश्किल भी है और आप देख रहे हैं कि इस वक़्त भी आपको एक-एक को सिलेक्ट करके, और आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसको अगर करेंगे, आप देख रहे हैं स्पीड तो स्लो हो गई है, लेकिन कुछ की फ्रेम्स की ड्यूरेशन ज़्यादा आगे हो गई होगी, कुछ की पीछे हो गई होगी क्योंकि हमने इसको रैंडमली किया है। मैं इसको अंडू करता हूँ और मेरे पास इन सबको मूव करने के लिए या फिर इनके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए इक्वल प्रोपोर्शन के साथ मेरे पास यहाँ पर एक कमांड है। अगर मैं ऑल्ट ज़ेड प्रेस करूँ और उसके बाद मैं इसको माउस से मूव करूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारे की फ्रेम उसी प्रोपोर्शन में जितना उनका डिस्टेंस था, वो यहाँ पर मूव हो रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त एनिमेशन जो है आपकी स्लो हो गई है और ऑब्वियसली हमने की फ्रेम्स का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो बढ़ा दिया। और अगर हमने इसको तेज़ करना हो, तो हम वही ऑल्ट ज़ेड के साथ इसको फिर बिल्कुल
क्लोज़ भी कर सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हमने ज़्यादा इसको क्विक कर दिया है क्योंकि ज़्यादा क्लोज़ कर दिए हैं। तो इस वक्त बिल्कुल ही आपकी ये जो मछली है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। और ऑल्ट जेड के साथ हम इसको की फ्रेम्स को इस तरह कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप समझें कि सिर्फ इतनी ही टिप्स थी या इतनी ही ट्रिक्स थी। इसके अलावा बहुत सारी और भी शॉर्टकट्स, शॉर्ट कीज़ आपके पास मौजूद हैं। आप वक्त के साथ साथ खुद भी एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप खुद नई चीज़ें सीखते जाएंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि आपके वर्क फ्लो को ज़रा थोड़ा सा हैसल फ्री या थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको इस वक्त यहाँ पर बता दी। फर्दर आप इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे, आप खुद इसको सर्च करेंगे, आपके पास शॉर्ट कीज़ एडोबी की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। और अगर आप वैसे भी गूगल करेंगे आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स वैसे भी मिलती जाएंगी। हमारे आफ्टर इफेक्ट का कोर्स अभी यहाँ पर हम लोग जितना आपको गाइड कर सकते थे, जितना हम समझ सकते थे कि आपको एक ट्रैक पे लाने के लिए कि आप उसको स्टार्ट कर सकें, थोड़ा सा उसको एक्सेल कर सकें, उसमें थोड़ा सा सीख सकें एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स या कोई भी इस तरह के वीएफएक्स हैं, कंपोजिटिंग है, तो वो सारी चीज़ें हमने कोशिश की कि उसको इस थोड़े टाइम के अंदर आपको बेहतर तरीके से बता सकें। फर्दर आपने खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने इसको खुद ही आगे लेके जाना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको टाइम देंगे, आप खुद इसको रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद खुद ही एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, खुद ही नई चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं और एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ किस तरह से लिंक होती है। क्योंकि बिल्कुल आप इसमें रट्टा नहीं लगा सकते कि एक चीज़, एक टूल आपने सीख लिया और उससे एक ही चीज़ बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस एक टूल से, उस एक कमांड से या फिर उस एक इफ़ेक्ट से आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करेंगे और आगे फर्दर वो बाकी चीज़ों के साथ भी लिंक हो रही होगी। तो ये बिल्कुल आपने इसको ये नहीं समझना कि ये कोर्स एंड हो गया या फिर आफ्टर इफेक्ट का मॉड्यूल एंड हो गया तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस ख़त्म या आपने सब कुछ सीख लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस जो है या अब आपका जो सीखने का जो सारा प्रोसीजर है बेसिकली अब वो स्टार्ट है। जितना आपने सीखा उसको मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली जितना आप करेंगे आप इसको मज़ीद सीखते जाएँगे। आफ्टर इफेक्ट का कोर्स हमारा यहाँ पर एंड हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल है वो फिर व्लॉगिंग का है, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके और जितना हमने आफ्टर इफेक्ट में सीखा है उन सब चीज़ों को उसके अंदर यूटिलाइज करेंगे ताकि आप एक अच्छे व्लॉग बना सकें।